इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पे आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आपको वहां शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट प्लान और संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम के जितने भी आपके मन में प्रश्न होते हैं उन सबके मैं जवाब दे चुका हूं। वहां आप जरूर देखना, वहां अच्छे टॉपिक्स और वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीपीएफ कहते हैं। इसकी 100% सही और संपूर्ण जानकारी लाया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीपीएफ के लिए और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पीपीएफ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं यहां लाया हूं और आपको प्रश्न के माध्यम से ही मैं आपको इस पीपीएफ को समझाने वाला हूं। तो हम पीपीएफ को प्रश्नों के द्वारा ही समझेंगे, जिससे कि हमारी जितनी भी डिटेल्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं इस स्कीम पर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीपीएफ कहते हैं, स्कीम इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सीधी सी बात, ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि आप बहुत लंबे समय तक अगर आप निवेश करने के इच्छुक है, अपना पैसा कहीं लगाना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन स्कीम है। मैं अभी चर्चा करने वाला हूं वन बाय वन करके कि कैसे बेहतरीन स्कीम है ये। पीपीएफ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1968 विद द ऑब्जेक्टिव टू मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये क्यों लाई गई थी? भारत सरकार की है योजना सारी की सारी। और क्यों लाई गई थी? ताकि जो स्मॉल सेविंग्स होती है, छोटे छोटे जो हम पैसा जमा करते रहते हैं, उस पैसे को पीपीएफ में जमा करें लोग, और उससे गवर्नमेंट के पास भी फंड बने और लोगों का भी फंड जनरेट हो। गवर्नमेंट क्यों लाई है ये स्कीम? गवर्नमेंट तो इसलिए लाई, इसके दो कारण है। गवर्नमेंट के लाने के दो कारण में से पहला कारण कि गवर्नमेंट को आप पैसा दे देते हैं, तो उसको जो भी उसके डेवलपमेंट के संबंध में उसको काम करने होते हैं तो वो कर लेती है काम आपकी स्मॉल सेविंग्स को इकट्ठा करके। दूसरा काम कि वो ये भी चाहती है कि जो लोग हैं वो अपनी सेविंग्स को, पैसे को ज्यादा खर्च ना करें, जो पैसा आ रहा है उससे थोड़ा बहुत बचाएं, ताकि वो रिटायरमेंट प्लानिंग में उनको कोई दिक्कत ना हो। जब वो रिटायरमेंट हो तो उनको अचानक से पैसे की दिक्कत ना हो, या फिर ये मान लीजिए 15 साल की स्कीम है तो जितना पैसा वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे उससे वो अपने बच्चों की शादी के लिए इकट्ठा कर पाए, या कोई मेडिकल फैसिलिटीज जो आने वाले टाइम में आती है फ्यूचर में, उसके लिए वो तैयार रह पाए। तो ये सारी देखते हुए ये स्कीम लाई गई है। तो ये तो हो गया हमारा पीपीएफ क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पीपीएफ फंड को मैनेज कौन करता है? इट इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द मनी इन द पीपीएफ अकाउंट एंड द रिटर्न्स इट जनरेट्स आर गारंटीड। पीपीएफ फंड को मैनेज करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और ये बिल्कुल गारंटी दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी है पीपीएफ फंड की कि इसमें जो पैसा आप जमा करेंगे वो कंप्लीटली सुरक्षित रहेगा। फिर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ में कोई रिस्क है क्या? देयर इज नो रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस इन द पीपीएफ अकाउंट। इट इज कंप्लीटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, 100% सेफ। क्यों है ये रिस्क फ्री? क्योंकि ये किसी आपका पैसा देना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, आपने भारत सरकार को पैसा दिया है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपका पैसा लौटाए। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, एकदम सुरक्षित योजना है। फिर आगे पीपीएफ में कौन इन्वेस्ट कर सकता है देख लेते हैं। इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू ओपन ए पीपीएफ अकाउंट। कोई भी भारतीय व्यक्ति वो क्या कर सकता है? इंडियन सिटीजन है तो पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआईज एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, एचयूएफ्स आर नॉट अलाउड टू ओपन ए पीपीएफ अकाउंट। ध्यान दें, एनआरआई और एचयूएफ वाले लोग पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, बाकी सभी लोग पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। फिर आगे है वेदर जॉइंट अकाउंट इज अलाउड इन पीपीएफ। नो, ए पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी ओपन इन जॉइंट नेम्स। आप दो लोग, जैसे आपका स्पाउस है, स्पाउस और आप दोनों मिलकर एक साथ कोई पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम एज क्या है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एज लिमिट टू ओपन ए पीपीएफ अकाउंट। किसी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं है पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए। हाँ, हाउएवर, A PPF account of a minor can only be handled
बाय पेरेंट गार्जियन ऑन हिज हर बिहाफ अंटिल द अकाउंट होल्डर टर्न्स 18। तो कहने का मतलब 18 वर्ष से ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपने नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, और यदि 18 वर्ष से कोई नीचे है, जैसे माइनर का अकाउंट खोलना है, तो माइनर के नाम पर अकाउंट खुलकर उसे कौन चलाएगा उस अकाउंट को? पेरेंट या गार्जियन उसको हैंडल कर सकता है। फिर आगे, कैन एन इन्वेस्टर होल्ड मोर देन वन पीपीएफ अकाउंट? एन इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली वन अकाउंट अंडर हिज हर नेम। कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खोल सकता। However, another account can be opened by the individual on behalf of a minor। हालांकि वो अपने बच्चे के नाम पर, जो कि अभी माइनर है, उसके नाम पर एक अकाउंट खोल सकता है और उसे ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो अपने नाम पर नहीं खोल सकता। फिर है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट? क्या है मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट? तो देखिए, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर 500। आपको कम से कम एक साल में 500 रुपए तो जमा कराने ही पड़ेंगे, तभी ये अकाउंट चालू रहेगा। अगर इस अकाउंट को चालू रखना है हमेशा के लिए, तो एक वर्ष में कभी भी आपकी इच्छा हो, आप कम से कम 500 रुपए जमा करा सकते हैं, ठीक। दूसरा, द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर इज 1.5 लाख। और एक वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहां एक वर्ष का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये बात नहीं कर रहे हैं। पूरे पीपीएफ में जब भी मैं वर्ष की बात कर रहा हूं तो फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो कहने का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किसी भी उसमें फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इससे ज्यादा इसमें पैसा नहीं डाल सकते। फिर आगे, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन ए पीपीएफ अकाउंट? अब पीपीएफ अकाउंट आप ओपन करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या मिनिमम अमाउंट की जरूरत है? मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन ए पीपीएफ अकाउंट इज जस्ट ₹100। ध्यान दे, अकाउंट ओपन करना है तो मिनिमम कितनी राशि लगानी पड़ेगी आपको? शुरुआत में 100 रुपए, और एक बार अकाउंट खुल गया तो फिर साल भर में कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा? 500 रुपए। तो दोनों अलग चीज है। वो जो 500 रुपए बताए थे वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल ईयर में, जबकि ये है 100 रुपीज जो एक ही बार लगते हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। फिर आगे है, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन डिपॉजिट मनी इन पीपीएफ अकाउंट? हम कितनी बार जमा करा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में पैसा? तो देखिए, एन इंडिविजुअल कैन डिपॉजिट मनी इनटू ए पीपीएफ अकाउंट मिनिमम 1 टाइम एंड मैक्सिमम 12 टाइम्स। आप कम से कम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम आपको एक बार तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा पैसा, और मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हैं आप? 12 टाइम्स, यानी कि एक साल में 12 बार आप जमा करा सकते हैं पैसा, लेकिन कम से कम एक बार जरूर जमा कराना। ड्यूरिंग ए गिवन फाइनेंशियल ईयर आल्सो नॉट मोर देन 2 डिपॉजिट्स कैन बी मेड टू पीपीएफ स्कीम ड्यूरिंग एनी गिवन मंथ। आप किसी भी महीने में 2 बार से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में पैसा। ध्यान दें, मिनिमम आपको एक फाइनेंशियल ईयर में एक मिनिमम आपको डिपॉजिट करनी है कम से कम, मैक्सिमम आप 12 कर सकते हैं, और उस 12 में भी आप ये क्लियर कर लें, ये नहीं कि पूरी की पूरी 12 एक महीने में कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। एक महीने में आप 2 बार डिपॉजिट कर सकते हैं, फिर अगले महीने में कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये डिपॉजिट करनी है। फिर आगे, कैन ईच मेंबर ऑफ माई फैमिली ओपन पीपीएफ अकाउंट इन देयर ओन नेम? यस, ईच फैमिली मेंबर कैन ओपन पीपीएफ अकाउंट इन देयर ओन नेम। ये पॉसिबल है। माइनर है तो भी उसका अकाउंट खोला जा सकता है, और अगर बड़ा है 18 वर्ष से ऊपर तो उसका अकाउंट भी खोला जा सकता है। आप जितने भी मेंबर है उतने पीपीएफ अकाउंट बन सकते हैं। फिर आगे है, टेन्योर ऑफ पीपीएफ और मेच्योरिटी पीरियड और लॉक इन पीरियड। ध्यान रखें, टेन्योर ऑफ पीपीएफ वही एक ही बात है, मैच्योरिटी पीरियड भी एक ही बात है, लॉक इन पीरियड भी एक ही बात है, तीनों एक ही चीज है। ए पीपीएफ अकाउंट कम्स विद ए स्पेसिफाइड लॉक इन पीरियड ऑफ कंप्लीट 15 फाइनेंशियल ईयर्स। ध्यान दे, कोई भी पीपीएफ अकाउंट अगर आपने खोला है तो उसका लॉक इन पीरियड कितना है? 15 फाइनेंशियल ईयर्स, और वो भी कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब
कि एवरी 1 अप्रैल टू 31 मार्च विल बी काउंटेड एज 1 पीपीएफ ईयर। यहां ये क्लियर कर ले कि अगर आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मान लो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था 25 जुलाई को, ठीक है, 25 जुलाई को इन्वेस्टमेंट किया आपने 2021 को, तो 25 जुलाई 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होगा, 2021-22 हो जाएगा आपका। ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर माने जाएंगे। चूंकि आपने 25 जुलाई को इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए इस वर्ष को पीपीएफ के वर्षों में काउंट नहीं किया जाएगा। पीपीएफ के जो वर्ष होते हैं हमेशा वो फाइनेंशियल ईयर होते हैं जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का चलता है। अगर आपने 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया है तब तो वो काउंट होगा, और 1 अप्रैल के बाद कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो वर्ष, जिस वर्ष आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसे पीपीएफ का ईयर नहीं माना जाएगा और वो 15 साल की काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ईयर्स ए पीपीएफ अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड? तो क्या पॉसिबल है? हाँ, आप एक्सटेंड कर सकते हो। 15 साल की अवधि है वैसे इसका लॉक इन पीरियड, लेकिन 15 साल के बाद भी इसको आगे रख सकते हो। द सब्सक्राइबर्स कैन अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन टू गेट अनदर 5 years ऑफ एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड दे कैन आल्सो चूज वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद द कंट्रीब्यूशन और नॉट। आपके 15 साल की अवधि हो गई, मैच्योरिटी पीरियड आ गया, तो क्या उसके बाद भी आप इस अकाउंट को जारी रख सकते हैं? पीपीएफ को 100% इसको आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने साल के लिए? एक बार में 5 साल आगे बढ़ा सकते हो आप। 5 साल से कम नहीं और 5 साल से ज्यादा नहीं, एक बार में आप 5 साल से बढ़ा सकते हो। और आप चूज भी कर सकते हो। क्या चूज कर सकते हो कि 15 साल हो गए आपके खत्म, अब आपने उसको 5 साल बढ़ाया यानी कि 20 साल तक ले गए, तो आप चाहो तो उसमें कंट्रीब्यूशन जारी भी रख सकते हो और चाहो तो कंट्रीब्यूशन मना भी कर सकते हो कि मैं कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा लेकिन मेरा पीपीएफ अकाउंट में ऐसे की ऐसे पैसा रहने दो अगले 5 साल तक। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक्सटेंड। फिर है हाउ मेनी टाइम्स ए पीपीएफ अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड? कितनी बार हम पीपीएफ अकाउंट को ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं? पीपीएफ अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, आप जितने समय तक चाहें अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करते जाएं, लेकिन एक बार में 5 साल के लिए आपको एक्सटेंड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अकाउंट मेच्योर्स ऑन मार्च 31, 2025, अगर कोई अकाउंट 31 मार्च 2025 को मान लो मेच्योर होने वाला है, उसका लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है 31 मार्च 2025 को, ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल मार्च 31, 2030। तो अगर वो 5 साल का एक्सटेंशन लेगा तो कौन सी डेट हो जाएगी? 31 मार्च 2030। ध्यान रखना, हमेशा पीपीएफ की जो क्लोजिंग होगी वो 31 मार्च को ही होगी, ठीक है। द नेक्स्ट एक्सटेंशन विल बी अंटिल मार्च 31, 2035 एंड सो ऑन। तो इसी तरह से आप 5 साल बढ़ाए आपने, 2025 से बढ़ाकर 5 साल करे, 2030 पहुंच गए, फिर 2030 से फिर 5 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं, फिर 2035 पहुंच सकते हैं। इस तरह से आप 5-5 साल के पीरियड में उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट को। और आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट और आगे करना है या केवल पीपीएफ का जो अब तक का अमाउंट है वही ऐसे कैसे चलता रहे और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे। फिर आगे देखते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट क्या मिलती है? तो देखिए, इंटरेस्ट रेट ऑफ पीपीएफ इज रिवाइव्ड एवरी क्वार्टरली बाय द गवर्नमेंट। भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक क्वार्टर में क्या किया जाता है? इसको इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया जाता है और भारत सरकार घोषणा करती है कि इस क्वार्टर की इंटरेस्ट रेट इतनी होगी। द करंट इंटरेस्ट रेट इज 7.1% पर एनम फॉर द क्वार्टर 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2021। तो अभी जो करंट में इंटरेस्ट रेट चल रही है पीपीएफ अकाउंट के लिए वो चल रही है 7.1% पर एनम। ध्यान रखना, ये 7.1% पर एनम है, प्रति वर्ष मिल रहा है आपको, यानी कि 1 लाख पे 7.1% आपको ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये है। फिर आगे देखते हैं, ये मैं आपके पास हिस्ट्री लाया हूं
पीपीएफ इंटरेस्ट रेट की 1968-69 से ये डाटा है, आप देख सकते हैं इधर। फिर ये कंटिन्यू 84-85 पहुंच गए, ये 1985-86 से लेके और अभी ये करंटली 2021 तक का कंप्लीट डाटा लाया हूं मैं आपके लिए। तो आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पीपीएफ पे धीरे धीरे बढ़ रही थी। 4.8 से स्टार्ट हुई थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई 7.5 गई, फिर 8, फिर 9, 9.5 तक, 9.5 तक चली गई थी 1984-85 में, फिर 12 तक चली गई। देखो 2000 में 12% तक पहुंच गई थी। फिर ये घटना स्टार्ट हुई है 2001 से और फिर कंटिन्यूअसली धीरे धीरे घटे जा रही है। आप देख सकते हैं अभी करंट में 2020 से 7.1 के आसपास चल रही है, क्योंकि कोरोना पीरियड के कारण अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पीपीएफ पर घटी हुई है। और उसका एक और कारण है कि मार्केट में जो इंटरेस्ट है अभी एफडीज जो है, जितनी भी ये फिक्स्ड एफडी, उन सब पर बहुत कम है। एफडी से ज्यादा ही मिल रहा है आपको इस पीपीएफ पर ब्याज, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पीपीएफ पर हमेशा ब्याज एफडी से ज्यादा ही मिलता आया है, वरना कोई फिर इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेगा ना। तो ये देख लिया हिस्ट्री आपने। अब आगे चलते हैं, हाउ पीपीएफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मंथली और ईयरली। अब पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, मंथली कैलकुलेट किया जाता है या ईयरली, तो ये भी देख लो। अकॉर्डिंग टू पीपीएफ रूल्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ए मंथली बेसिस बट इज क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एवरी 31 मार्च। अब दो चीजें यहां ध्यान रखना। सबसे पहले कि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है वो प्रत्येक मंथ में हो रहा है, यानी कि मैंने किसी मंथ में जुलाई में मान लीजिए मैंने 10,000 डाल दिए, तो उस जुलाई में 10,000 डाल दिए तो वो 10,000 के ऊपर अगले महीने मुझे टैक्स मिल जाएगा, वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने फिर अगस्त में फिर 1 लाख रुपया डाल दिया तो मुझे अगस्त के अगले महीने से उस 1 लाख पर इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक, अब बात यह है मिलना चालू हो जाएगा मतलब ये नहीं है कि अगले महीने आपके अकाउंट में उसका क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट। क्रेडिट कब होगा, केवल साल में एक ही बार पीपीएफ का इंटरेस्ट क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में, और वो कब होता है, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट होता है इंटरेस्ट। आपके पास अगर पीपीएफ अकाउंट हो तो चेक करना, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को आपके पास पीपीएफ की जितना भी ब्याज बनता है साल भर में, उन सबकी एंट्री एक साथ ही होती है 31 मार्च को। ठीक, फिर आगे देखते हैं, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डिपॉजिट मनी इन पीपीएफ अकाउंट इन ईयर। अब ये भी प्रश्न आता है कि सर सबसे अच्छा समय कब होता है जब हम पीपीएफ अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करें, तो देख लो इसका भी उत्तर। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन द पीपीएफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग पावर ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको हमेशा एक ही सलाह देता हूं, जब भी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करें आप साल की शुरुआत में करें। अब साल का मतलब फिर वही 1 जनवरी नहीं, 1 अप्रैल। सर क्यों कह रहे हैं आप, जनरली हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब लोग एक ही करते हैं कि भैया क्लोजिंग आ रही है 31 मार्च के आसपास है तो हम फरवरी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पीपीएफ में एक साथ 1.5 लाख रुपया। वो गलत तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो पैसा बचा के रखते हैं और फिर जैसे हमको 31 मार्च आने लगता है क्योंकि उसकी क्लोजिंग होती है तो उस दौरान हम उसको टैक्स बेनिफिट लेने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये गलत तरीका है। क्यों, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तभी से आपका कैलकुलेशन चालू हो जाएगा इंटरेस्ट का। तो अगर आपको कंपाउंडिंग पावर चाहिए, मान लो एक तरफ आपने फरवरी में लगाए 1.5 लाख रुपए, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, केवल मार्च का उस सेशन के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं 1 अप्रैल को लगाया था पिछले साल, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को लगाया तो वो पूरा कंटिन्यूअसली मिलेगा आपको। जैसे सैंपल के रूप में देख लें, मान लो ये 12 महीने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 महीने, अगर यहां आपने 10वें महीने में पैसा लगाया मान लो, तो आपको ब्याज कब मिलना स्टार्ट होगा, 11वें और 12वें महीने का। ठीक, जबकि आपने यहां शुरुआत में ही अगर पैसा लगा दिया है, यहां पहले महीने का मतलब क्या है, ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले का महीने का मतलब है अप्रैल, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल नहीं, अप्रैल ही मान लो। और 12वें महीने का मतलब क्या है, मार्च। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर की भाषा है। तो ये अप्रैल का मतलब 1 महीना और मार्च का मतलब 12वां महीना। तो अगर आपने अप्रैल में अगर पैसा लगाया होता तो आपको अप्रैल का भी ब्याज मिलता, फिर अप्रैल के बाद जितने भी महीने आगे चल रहे हैं उन सब का ब्याज मिलता। लेकिन अगर आपने 10वें या 11वें या
कहीं और लगाया होता, किसी महीने में दिसंबर में लगाया होता पैसा, ठीक है, तो वो आपको ब्याज नहीं मिलता, तो वो नुकसान हो जाता है। इसी को कंपाउंडिंग पावर कहते हैं। आगे मैं इसकी चीज की चर्चा भी करूंगा कि 100 रुपए है तो उस पर 10% मिल गया मान लो, तो वो 110 रुपए हो गया। फिर 110 रुपए पे आपको 10% ब्याज मिलेगा अगले महीने। फिर ये हो जाएंगे कितना, मान लो जितना भी हो लमसम जोड़ लो और फिर उसके ऊपर प्लस 10% करके, इस तरह से कंपाउंडिंग पावर बढ़ती ही चली जाती है और आपका पैसा बढ़ता चला जाता है। अब आगे देखते हैं। इसलिए हमेशा बिगनिंग में लगाएं पैसा। दिस वे यू विल बी अर्निंग इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स फॉर द एंटायर ईयर। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप बिगनिंग में अगर पैसा लगाते हैं तो पूरे साल में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। अदरवाइज यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ऑफ रिमेनिंग मंथ्स। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जिस महीने में आपने पैसा लगाया है उसके बाद फिर आपको इंटरेस्ट मिलना चालू होगा। तो ये भ्रम निकाल देना कि मैं कभी भी पैसा जमा कराऊं पीपीएफ में मुझे पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डिपॉजिट मनी इन पीपीएफ अकाउंट इन ए मंथ। अब बात आती है कि ये अभी पहले तो हमने बात की थी कि साल में कब जमा कराए, अब बात आ गई कि एक महीने में कब जमा कराए। किसी महीने में मैं पैसा जमा कराना चाहता हूं पीपीएफ में, तो कब। आपने कभी ये मन में प्रश्न किया ही नहीं होगा, आपको लगा होगा कभी भी जमा करा दो, लेकिन अभी देखना कितना बड़ा पॉइंट है ये। आ जाओ आगे। इफ ए पीपीएफ अकाउंट होल्डर डिपॉजिट्स इन पीपीएफ अकाउंट फ्रॉम 1st to 5th of any month, he she will be eligible for PPF interest of that month too। यदि आपने पीपीएफ अकाउंट में किसी भी महीने की 1 से 5 तारीख तक अगर पैसा जमा कराया तो आपको उस महीने का ब्याज भी मिलेगा। मान लो सपोज करो पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट चल रही है 10%, ठीक है। सपोज करो कितना चल रही है, 10% चल रही है पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट, ठीक। और मैंने जुलाई में स्टार्ट किया, एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट किया जुलाई में, मान लो 1 लाख रुपया लगाया। और कौन सी तारीख को लगाया मैंने, 1 से 5 तारीख के बीच में, 1 से 5 तारीख के बीच में, 1 से 5 जुलाई के बीच में मैंने पैसा लगाया पीपीएफ में 1 लाख रुपया। तो ये जो 10% ब्याज है ना, मुझे इस जुलाई का भी 10% ब्याज मिलेगा, यानी कि मुझे कितना हो गया 10%। तो ये ध्यान रखना 10% का मतलब ये नहीं है कि 1 लाख का 10,000 आपको तुरंत दिया है, 10% पर एनम है ये क्लियर कर लेना। कहीं आप ये सोचो कि 10% अच्छा 10,000 हो गया 1 लाख का तो तुरंत मुझे 10,000 ब्याज मिल जाएगा ना, ये पूरे साल भर का है और उस 10% में 10,000 में आपको 12 का भाग लगाना पड़ेगा, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो मुझे ये जुलाई का पूरा ब्याज मिलेगा, जुलाई वाला जितना भी बनता है। और अगर मैंने 5 तारीख के बाद कभी लगाया होता, 6 तारीख से आगे अगर मैंने कभी भी पैसा लगाया होता 6 से लेके 31 जुलाई तक, तो मुझे जुलाई का ब्याज नहीं मिलता, ये है नुकसान। इसलिए आप जब भी पैसा कभी भी लगाएं, कभी भी हमेशा कोशिश करें कि किसी भी महीने में लगाएं, लेकिन 1 से 5 तारीख के बीच में लगाएं, ताकि आपको उस महीने का जो ब्याज मिलता वो नुकसान नहीं हो। सर ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। मान लो यहां सपोज करो इस पर कितना ब्याज बना, सपोज करो 1,000 रुपया ब्याज बना, सपोज करो हमने जितना पैसा लगाया उसका 1,000 रुपया ब्याज बना। अब भविष्य में इस 1,000 रुपए को कंपाउंड करते जाना, कंपाउंड मतलब हर महीने इसके ऊपर ब्याज मिलेगा इस 1,000 के ऊपर, फिर वो टोटल राशि बढ़ जाएगी, फिर बढ़ती चली जाएगी, फिर बढ़ती चली जाएगी, और 15 साल तक ये 1,000 रुपए है ना आपकी, जो बहुत छोटा अमाउंट दिख रहा है आपको 1,000 रुपए, ये हो सकता है आपका कई लाखों रुपए में पहुंच जाए। इसलिए ये गलती कभी भी मत करना। जिन लोगों ने गलती कर दी है वो खामियाजा भुगत चुके हैं। मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत सारों ने ये गलती की होगी, इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब देखते हैं आगे। वेयर कैन आई ओपन पीपीएफ अकाउंट। अब बात आती है कहां ओपन कर सकते हैं हम पीपीएफ अकाउंट। सर पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू अथोराइज्ड बैंक्स, पोस्ट ऑफिस। आप किसी भी देश की अथोराइज्ड बैंक से और पोस्ट ऑफिस से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। एसबीआई वालों के लिए मैं बता दूं कि एसबीआई वाले ऑनलाइन भी इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हुए अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। वहां जाके देखना न्यू पीपीएफ अकाउंट का ऑप्शन है, ऑनलाइन जाके इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके तो आप वहां पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा और बैंक्स भी ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज, और आप चाहें तो ऑफलाइन जाकर बैंक के पास जाकर भी ये अकाउंट
खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर भी अकाउंट खोल सकते हैं। फिर आगे, हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन पीपीएफ, कैसे कर सकता हूं मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट? यू कैन कंट्रीब्यूट इन पीपीएफ इन कैश और थ्रू चेक, डीडी और बाय ऑनलाइन ट्रांसफर। आप चाहें तो किसी बैंक की शाखा पर जहां पे आपका अकाउंट है पीपीएफ का, वहां जाके कैश जमा करा सकते हैं, चेक दे सकते हैं, डीडी दे सकते हैं, या आप इंटरनेट बैंकिंग है आपके पास तो उसका यूज करके आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं पीपीएफ खाते में पैसा। ठीक है, ये ट्रांसफर जैसे हम करते हैं ना, फंड ट्रांसफर करते हैं, ऑप्शन आता है इंटरनेट बैंकिंग में फंड ट्रांसफर, तो फंड ट्रांसफर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसमें पीपीएफ अकाउंट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पीपीएफ 100% सिक्योर्ड फ्रॉम कोर्ट ऑर्डर्स, ये चीज आपको 99% मुझे यकीन है ये चीज आपको पता नहीं है। ठीक है ना, 99% मुझे यकीन है ये चीज आपको पता नहीं है, और ये बहुत जबरदस्त चीज है। अभी आप देखना कितनी जबरदस्त चीज है। एज पर सेक्शन 9 ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968, द अमाउंट इन ए पीपीएफ अकाउंट कैन बी अटैच्ड अंडर एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू रिकवर एनी डेट और लाइबिलिटी इनकर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा है, सरल सी भाषा में समझो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा है, लाइबिलिटी है, मान लो मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है, और मेरे पीपीएफ अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े, तो कोर्ट भी अगर ऑर्डर दे देना तो भी आपके पीपीएफ अकाउंट से राशि नहीं काटी जा सकती। उसको पीपीएफ अकाउंट को यूज करके आपकी किसी भी लाइबिलिटी को नहीं चुकाया जा सकता। ये कोर्ट से भी अलग है, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर भी इस पर लागू नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात? कोर्ट, भारत का जो कोर्ट है, न्याय प्रणाली है, उसका ऑर्डर भी इस चीज पर लागू नहीं होता है। क्या लागू नहीं होता है कि अगर मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा है और मेरे पीपीएफ अकाउंट में अगर 50 लाख रुपए हैं, तो कोई भी कोर्ट मुझे आदेश नहीं दे सकता कि आप पीपीएफ अकाउंट को बंद कर दीजिए और ये 50 लाख रुपए आप चुकाइए, भले ही वो किसी का भी कर्जा हो देश में। वहीं अगर आप पीपीएफ अकाउंट के अलावा आपकी जमीन जायदाद है या कोई सोना चांदी है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है आपको कि भैया अपना ये पैसा सारा बेचो और सबसे पहले कर्जदारों का पैसा चुकाओ। लेकिन पीपीएफ के संबंध में कोर्ट भी, न्यायालय भी आपको आदेश नहीं दे सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो जो भी बिजनेसमैन है वो अपना पीपीएफ अकाउंट जरूर रखें इमरजेंसी के लिए। कल को अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, तो जो बिजनेस कर रहा है वो जानता है कभी कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं जिंदगी में, तो अपनी जिंदगी का नुकसान ना हो, आपको आत्महत्या ना करनी पड़े, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो बड़ी, इसलिए हमेशा मेरी सलाह है ये पीपीएफ अकाउंट जरूर खुलवा के चलें और उसमें एक बड़ी राशि जितनी भी हो सकती है, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो करके चलें ताकि इमरजेंसी में वो पैसा आपके हमेशा भविष्य में काम आए। अब इसी को आगे देखते हैं। एक क्लैरिफिकेशन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स स्टेटेड दैट द अबव सेक्शन 9 applies only to attachment under a decree or order of a court of law and not to attachment by the income tax authorities and estate duty authorities। अब है क्या ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्स स्टेटेड, इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है इस ऑर्डर के संबंध में कि ये नियम कोर्ट के ऊपर तो लागू नहीं होता है, लेकिन अगर किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके ऊपर बकाया है, ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर आपके ऊपर कोई बकाया है तो आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड का यूज करके भी वो पैसा चुकाना पड़ेगा। समझ गए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप नहीं बच सकते हो ये कह के कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं चुकाता। अगर आपके पास प्रोविडेंट फंड में भी पैसा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो पैसा आपको चुकाना ही पड़ेगा, भले ही और किसी का मत चुकाओ, किसी का ही मत चुकाओ, लेकिन इनका तो चुकाना पड़ेगा आपको। फिर आगे पीपीएफ 100% सिक्योर, वही चल रहा है हमारा, इसी को आगे देखते हैं। हेंस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ बिजनेस लाइबिलिटीज और टू पे एलिमनी टू स्पाउस इन केस ऑफ मैरिटल डिस्प्यूट और टू सेटल ए डाइवोर्स केस एटसेट्रा एंड इंडिविजुअल्स इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स मे बी अटैच्ड इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी। ध्यान दें, अगर आपका मैरिटल कोई प्रॉब्लम हुआ है, स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम है, डाइवोर्स केस है, या किसी भी प्रकार का कोई भी लाइबिलिटी आपके ऊपर बन रही है, कोर्ट ने आदेश दिया भैया अपने स्पाउस को इतना पैसा दो,
या आपका तलाक हो रहा है तो इतना पैसा दो, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार का आपके ऊपर लायबिलिटी बन रही है तो आपकी जमीन जायदाद बेची जा सकती है, सोना बेचा जा सकता है, आपकी इनकम जो आप कमा रहे हैं, जो आप सैलरी प्राप्त कर रहे हैं उसमें से पैसा दिया जा सकता है। बट ये चीज देख लो, बट द अमाउंट इन ए पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड अंडर एनी कोर्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एनी डेट और लायबिलिटी ऑफ द अकाउंट होल्डर। लेकिन आपके पीपीएफ अकाउंट में कितना भी पैसा हो, उसमें से 1 रुपया भी कोर्ट भी ये नहीं कह सकता कि आप उसे लायबिलिटी में यूज करें। तो समझ रहे हो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहां तक आपने वीडियो देखा होगा तो ये चीज आपके बहुत काम की है, और इसीलिए मैं कहता हूं पीपीएफ बहुत अच्छी चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है इसको, पीपीएफ को, कि आपका पैसा आपका ही है, किसी और का नहीं है। भले ही कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में आपका ही रहेगा हमेशा। अब आगे देखते हैं व्हाट आर द टैक्स इंप्लीकेशंस। क्या टैक्स इंप्लीकेशंस है? नंबर 1 पॉइंट, रुपीज 1.5 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आप अगर पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो उसे सेक्शन 80C के तहत आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। कितना? सेक्शन 80C का यूज करते हुए आप 1.5 लाख रुपए तक अपना टैक्स बचा सकते हैं। जो भी ये 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे पीपीएफ में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर नंबर 2, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द पीपीएफ विल बी कंप्लीटली टैक्स फ्री। और जो भी आपको ब्याज मिलेगा, ध्यान दें, पीपीएफ पर जितना भी ब्याज मिलेगा, 1 रुपया, लाख रुपया या 10 लाख रुपया, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 3 पॉइंट, ट्रिपल ई कैटेगरी स्कीम, एग्जेम्प्ट। ये क्या होता है? ट्रिपल ई जहां जाए ना, तो मान के चलना सबसे बेस्ट स्कीम है वो, जहां ट्रिपल ई दिख जाए आप तो सबसे शॉर्टकट है किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को जानने का। ये क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने किया 1.5 लाख, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक एग्जेम्प्ट हो गया। दूसरा एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन पीपीएफ, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। एंड मैच्योरिटी अमाउंट ऑल आर कंप्लीटली टैक्स फ्री, यानी कि जब आपने पैसा लगाया, निवेश किया, तब भी कोई टैक्स नहीं। उस निवेश का जो आपने पैसा लगाया वो पैसा बढ़ा, ग्रोथ किया उस पैसे ने, तो उस पैसे के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं। और जब आपने उस पैसे को निकाला तब भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं, यानी कि एक बार एंट्री से लेकर एग्जिट तक, भले ही आपने पार्शियल विड्रॉल किया हो, किसी भी प्रकार का कोई भी विड्रॉ किया हो, आपके ऊपर कभी भी पीपीएफ में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बनेगा। टैक्स नाम की चीज ही नहीं है पीपीएफ अकाउंट में। देखा कितनी बड़ी फैसिलिटी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आप मेरे वीडियो तक जुड़े रहें, छोड़ के चल जाओगे तो फिर ये चीजें रह जाएंगी। What are the STCG and LTCG टैक्स इम्प्लीकेशन? सर ये कहां से आ गया? यहाँ पे मैं भी यही कह रहा हूं कि ये कहां से आ गया। जब कैपिटल गेन हुआ ही नहीं, जाहिर बात है इंटरेस्ट हो रहा है हमको, तो कैपिटल गेन तो हुआ ही नहीं। जब कैपिटल गेन है ही नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। तो फिर सर आपने क्यों लिया यहाँ पे? वो इसलिए, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर STCG और LTCG लगेगा क्या? तो वो तभी लगता है जब कैपिटल गेन हुआ हो। अब आगे बढ़ते हैं। इफ आई ओपन ए पीपीएफ अकाउंट इन माई माइनर चाइल्ड्स नेम, कैन आई क्लेम टैक्स डिडक्शंस फ्रॉम बोथ अकाउंट्स, दैट इज माई चाइल्ड्स एंड माइन, व्हेन आई फाइल टैक्सेस? मान लो मैंने अपने पत्नी के नाम भी पीपीएफ अकाउंट खोल लिया, अपने बच्चे के नाम पे भी अकाउंट खोल लिया और उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो क्या उन दोनों का इन्वेस्टमेंट भी मैं क्लेम कर सकता हूं टैक्स में, बेनिफिट में? तो ये है प्रश्न। तो देखो, द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1.5 लाख अप्लाइज टू ऑल कंट्रीब्यूशंस यू मेक। आप कितनी भी जगह इन्वेस्टमेंट करें, कितनी भी जगह कंट्रीब्यूशन करें, लेकिन आपको 1.5 लाख से ज्यादा का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले ही आप अपने अकाउंट में करें, टू योर अकाउंट, योर माइनर चाइल्ड्स अकाउंट एंड योर स्पाउस अकाउंट कलेक्टिवली। आपने मान लीजिए अपने बच्चे के अकाउंट में इन्वेस्ट किया, अपनी पत्नी के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया और अपने अकाउंट में इन्वेस्ट किया, तो भी आप 1.5 लाख तक का ही फायदा उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंट्रीब्यूट रुपीज 1 लाख टुवर्ड योर अकाउंट, मान लो आपने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में, अपने पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट किया, एंड रुपीज 1 लाख टुवर्ड योर चाइल्ड्स अकाउंट,
और 1 लाख रुपए ही आपने अपने बच्चे के अकाउंट में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, एंड ₹1 लाख टुवर्ड योर स्पाउस अकाउंट, और 1 लाख रुपए ही आपने अपने स्पाउस के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या कितने का टैक्स बेनिफिट मिलेगा? यू कैन क्लेम ओनली 1.5 lakhs एज टैक्स डिडक्शन, नॉट ₹3 लाख। इसका मतलब आपको 3 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितने का मिलेगा? 1.5 लाख का ही। आप कितनी भी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जो पीपीएफ का डिडक्शन आएगा आपके रूप में, तो वो 1.5 लाख ही है। आप 3 लाख का क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने उनको पीपीएफ में डाला था इसलिए मुझे डिडक्शन दो। आप केवल 1.5 लाख रुपए तक का ही ले सकते हो अपने नाम पर। अब आगे बढ़ते हैं। वेदर नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर पीपीएफ, नॉमिनी की फैसिलिटी है? डेफिनेटली यस, आजकल सभी स्कीम्स में होती है। यू कैन डिफाइन योर नॉमिनी टू 1 और मोर पर्सन, आप किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हो, एक या एक से ज्यादा को भी नॉमिनी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन आल्सो डिफाइन शेयर्स टू ईच नॉमिनी, और उनको कितना कितना % आप नॉमिनी बना रहे हो वो भी आप बता सकते हो। टोटल 100% होता है, तो आप 100% को 3 लोगों में या 4 लोगों में डिवाइड कर दो, जैसी भी आपकी इच्छा हो, या एक को ही 100% दे दो। इन केस डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, देन द बैलेंस अमाउंट विल बी पेड टू हिज नॉमिनी और लीगल हेयर इवन बिफोर 15 ईयर्स। और अगर आप इन केस मान लो कोई डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, जो भी पीपीएफ अकाउंट जिसके नाम पर है उसकी डेथ हो गई मान लो, तो 15 साल से पहले ही उसके लीगल हेयर को या नॉमिनी को सारा पैसा वापस मिल जाएगा। नॉमिनीज और लीगल हेयर्स आर नॉट एलिजिबल टू कंटिन्यू द अकाउंट ऑफ द डिसीज। और ये भी क्लियर कर लें कि मान लीजिए जिसका अकाउंट था उसकी डेथ हो गई, तो और नॉमिनी ये कहे कि नहीं मैं तो इस अकाउंट को चालू रखना चाहता हूं, तो नॉमिनी ऐसा नहीं कर सकता है, उसे सारा पैसा लेना पड़ेगा, ये इसके नियम है। वो ये नहीं कर सकता कि नहीं अभी रहने दो, अभी मुझे जरूरत नहीं है और इस पैसे को रहने दो, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकता। आर नॉट एलिजिबल टू कंटिन्यू अकाउंट ऑफ द डिसीज। ठीक है, फिर आगे लोन फैसिलिटी ऑन पीपीएफ। अब देखते हैं पीपीएफ पर लोन मिलता है, 100% मिलता है लोन। तो देखो नंबर 1 पॉइंट, यू कैन टेक ए लोन ऑन योर अकाउंट फ्रॉम 3rd ईयर टू 6th फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। अब सबसे खास बात, कब ले सकते हैं लोन पीपीएफ पे? तो जब आपने अकाउंट खोला था उसके 3 साल बाद से लेके 6 साल तक आप लोन ले सकते हैं। टोटल 15 साल की अवधि होती है। तो मैंने अगर 2021 में अकाउंट खोला तो उसके 3 साल बाद यानी 2024 से लेके मैं 2030 तक लोन ले सकता हूं, यानी कि तीसरे वर्ष से लेके 6ठे वर्ष तक मैं लोन ले सकता हूं। लेकिन फिर एक चीज, यहां फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, सारी चीजें, ये कोई ईयर बात नहीं कर रहा हूं। मान लो मैंने खोला था अकाउंट 2021 में अक्टूबर में, तो 2021 को फाइनेंशियल ईयर काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 2021 को फाइनेंशियल ईयर काउंट नहीं किया जाएगा, उसके अगले वर्ष से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, यानी कि 2022-23, फिर 2024-23, 24-25, 25-26 ऐसे। तो ये जरूर ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसके 3rd ईयर से 6th ईयर तक आप इन लोन ले सकते हैं। नंबर 2, यू कैन अवेल मैक्सिमम 25% अमाउंट ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर वुड बी अलाउड एज लोन। और कितना लोन ले सकते हो? 25% लोन ले सकते हो। कितने रुपए का 25%? तो जितना भी आपने सेकंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, मान लो मैं 2021 में लोन लेना चाहता हूं, तो 2020 के अंत में जितना पैसा था उसका लोन ले लूं। देखो इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए लोन इज अप्लाइड इन 2014 to 15, 2014-15 के सेशन में या फाइनेंशियल ईयर में आपने लोन अप्लाई किया। कब? 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में आपने लोन के लिए अप्लाई किया। देन 25% ऑफ बैलेंस एट द एंड ऑफ 2012-13, 2020-12-13 कैन बी टेकन एज ए लोन। 2014-15 में मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे किस पैसे पर लोन मिलेगा? 2012-13 के अंत में जितना पैसा था मेरे पीपीएफ अकाउंट में उसका 25% मुझे लोन मिल सकता है। ध्यान देना, 2012-13 के बाद 2013-14 का एक और सेशन आता है फाइनेंशियल ईयर, वो यहाँ गायब है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा है यहाँ पे, टू सेकंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। तो 2014-15 के बाद का सेकंड प्रीसीडिंग ईयर कौन सा होगा? एक साल छोड़ दो,
तो वो 2013-14 गया, तो ये कौन सा बचा 2012-13। तो आपको एक साल छोड़कर उससे पिछले साल में जितना भी अमाउंट आपके पीपीएफ अकाउंट में था उसका 25% आप क्या ले सकते हो, लोन के रूप में ले सकते हो गया क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, एक साल छोड़कर लेना है लोन जो भी है। फिर है लोन फैसिलिटी ऑन पीपीएफ, आगे देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 1% पर एनम। और आप जो लोन लेंगे पीपीएफ का उस पर कितना ब्याज लेगी भारत सरकार, केवल 1%, मात्र 1% आप ब्याज पे लोन ले सकते हो। लेकिन क्या वास्तव में 1% पर आपको लोन मिल रहा है? कोई देगा आपको 1% पे? नहीं देगा। तो फिर हो रहा क्या खेल देखो, बट द एक्चुअल लोन कॉस्ट शैल बी हायर, दैट इज पीपीएफ इंटरेस्ट रेट प्लस द 1% इंटरेस्ट दैट यू पे ऑन पीपीएफ लोन। अब हो रहा क्या है कि जो आपको लोन दिया जाएगा वो कहां से आ रहा है, वो पैसा, वो आपका पैसा जो पीपीएफ में जमा था ना, उसी पैसे को निकालकर एक तरह से आपको लोन दिया जा रहा है। ठीक, अब आपका पैसा आपको दे दिया तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब जितनी पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट है उसमें प्लस कर दो 1%, उतना आपको कॉस्ट पड़ रहा है और उतना आपको उस लोन के ऊपर ब्याज चुकाना पड़ेगा एक तरह से। क्योंकि जो ब्याज मुझे नहीं मिला वो भी तो मेरी कॉस्ट ही हुई ना। तो मान लो 7.1% चल रही है रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको जो ब्याज मिलता है पीपीएफ पर। और अगर मैं लोन लूं तो मुझे क्या भाव से पड़ेगा वो लोन, 7.1% प्लस 1%, यानी कि 8.1% के हिसाब से मुझे एक्चुअल कॉस्ट पड़ेगी। सरकार ने तो कह दिया 1% में ले लो, लेकिन मुझे कितने में पड़ी, 8.1% वो कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे है फोर्थ नंबर, विड्रॉल्स आर टू बी रीपेड विद इन 36 मंथ्स 3 years। और जो आपने लोन लिया है उसे कितने महीनों में आपको जमा कराना होगा, 36 महीनों में, यानी कि 3 साल में आपको सारा लोन चुकाना ही है, उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिर है फिफ्थ, ए फ्रेश लोन इज नॉट अलाउड व्हेन ए प्रीवियस लोन और इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। यदि आप कोई नया लोन लेना चाहते हैं पीपीएफ पे तो आपको अपना पुराना लोन सारा का सारा ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। अगर वो नहीं चुकाया है तो आप कोई भी नया लोन नहीं ले सकते हैं पीपीएफ पर। अब आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट देखते हैं लोन का ही, लोन फैसिलिटी वाला ही चल रहा है, उसका छठा पॉइंट, यू कैन टेक सेकंड लोन आफ्टर रीपेइंग द फर्स्ट वन। जैसा कि मैंने कहा, आप सेकंड लोन कब ले सकते हो, जब आप पहले लोन की सारी किस्तें चुका दो, सारा उसका पैसा चुका दो, सारा ब्याज चुका दो, तब ले सकते हो। फिर सातवां पॉइंट, इंटरेस्ट रेट इज 1% इफ रीपेड विद इन 36 मंथ्स। यदि आपने 36 महीने में लोन को चुका दिया वापस तो आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा ब्याज, 1%। फिर वही बात, ये 1% नहीं है, 7.1% प्लस 1% करेंगे तो 8.1% बन जाएगा एक तरह से। लेकिन अभी हम एक्चुअल छोड़ दें, अभी हम डायरेक्ट नॉमिनल की बात कर लेते हैं कि 1% ब्याज लगेगा भारत सरकार के अनुसार यदि आप 36 महीने में सारा पैसा पीपीएफ का चुका देते हैं तो। इफ यू फेल टू रीपे द लोन विद इन 36 मंथ्स, 6% extra interest, then normal interest will be charged and the amount will be debited from your PPF account at the end of each financial year। और यदि आपने 36 महीनों में सारा पैसा नहीं चुकाया, ब्याज नहीं चुकाया और मूलधन नहीं चुकाया, जितना भी आपने पैसा लिया था वो नहीं चुकाया 36 महीने में, तो फिर जो 1% आपके ऊपर ब्याज लग रहा था ना, वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 6% ब्याज हो जाएगा। और वो 6% का जो ब्याज है ना, वो फाइनेंशियल ईयर, जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा आपके पीपीएफ अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा। वो आपसे नहीं मांगेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके पीपीएफ अकाउंट से उसको काटते चले जाएंगे। इसलिए जब भी लोन लो 36 महीने से पहले उसको जरूर चुका देना। फिर आगे है आठवां, द रीपेमेंट मे बी मेड ईदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। अब चुकाना कैसे है ये लोन, आप चाहें तो एक साथ चुका दे और आप चाहें तो धीरे धीरे करके किस्तों के रूप में भी इस लोन को चुका सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये लोन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आता है पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी ऑन पीपीएफ। तो पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी क्या है पीपीएफ में, तो वो भी देख लेते हैं। पार्शियल विड्रॉल ऑफ फंड्स इज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फ्रॉम द
7th financial year. You can make partial withdrawals but you cannot take a loan. अब ध्यान दो, 6 साल तक तो आप लोन ले सकते थे, ठीक है, 6 साल तक तो आप 3 से टोटल 15 साल की अवधि होती है, टोटल 15 फाइनेंशियल ईयर होते हैं पीपीएफ के, उसमें से तीसरे फाइनेंशियल ईयर से छठे फाइनेंशियल ईयर तक तो आपको लोन मिल रहा था। अब छठे फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको लोन मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने छठे फाइनेंशियल ईयर के बाद यानी कि 7th फाइनेंशियल ईयर से आपको नई सुविधा दे दी है, उसका नाम क्या है? पार्शियल विड्रॉल। 7th फाइनेंशियल ईयर से आप लोन नहीं ले सकते हैं, केवल और केवल क्या ले सकते हैं? पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हैं, आपका लोन का चक्कर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब कितना लोन ले सकते हैं वो देख लेते, वो कितना हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं वो देख लेते हैं। 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर। जो भी वर्ष है, मान लो मुझे 90 फाइनेंशियल वर्ष में मुझे लोन चाहिए, तो मुझे कितना लोन मिलेगा? उससे पिछले साल प्रीसीडिंग द करंट ईयर, उससे पिछले साल जितना भी मेरा अमाउंट था पीपीएफ में, उसका 50% में लोन वो विड्रॉल कर सकता हूं, पार्शियल विड्रॉल। ठीक है, मुझे मान लीजिए सातवें वर्ष से स्टार्ट है, मैंने कहा मुझे 8वें फाइनेंशियल वर्ष में क्या लेना है? पार्शियल विड्रॉल। तो 7वें वर्ष में जितना भी अमाउंट था उसका 50% मैं विड्रॉ कर सकता हूं पार्शियल विड्रॉल के रूप में। अथवा और ये भी देख लेना, और 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एज एट द एंड ऑफ 4th फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर। या फिर ध्यान रखना, एक ऑप्शन ये हो गया, या फिर जिस भी आप वर्ष में पैसा निकलवाना चाहते हैं, पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं, उसके बिफोर प्रीसीडिंग 4th फाइनेंशियल ईयर, मान लो 2020 में था मेरा, ठीक है, तो उससे 4 साल पहले 2016 में जितना पैसा मेरे पास होगा पीपीएफ में, उसका 50% मैं निकाल सकता हूं। ये चीज ध्यान रखना, 7th ईयर के बाद ही निकाल सकते हैं पैसा। ठीक, 7th ईयर से पैसा निकाल सकता हूं मैं पार्शियल विड्रॉल, और 50% या तो पिछले वर्ष का या 4 साल पहले का 50%। अब दोनों में से कौन, ये मेरी इच्छा पे निर्भर है क्या? नहीं, द 4th फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर whichever इज लोअर विल बी द लिमिट फॉर पार्शियल विड्रॉल। आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं, जाहिर बात है, अगर पिछले साल का अगर मैं 50% लूंगा तो वो ज्यादा आएगा क्योंकि उसमें सारा अमाउंट जुड़ा हुआ होगा, और 4 साल पहले का लूंगा तो 50% वो कम आएगा क्योंकि उसमें इतना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था उस वक्त मैंने। तो विच इज लोअर, इसका मतलब है 4 साल पहले जो भी आपका अमाउंट था पीपीएफ में, उसका आप 50% पैसा निकला सकते हो, सरल सी भाषा में। ठीक, तो ये हो गया क्लियर, 50% पैसा निकला सकते हो पार्शियल विड्रॉल में। ये है पार्शियल विड्रॉल का फॉर्म, पीपीएफ विड्रॉल फॉर्म एसबीआई का है, ऑफलाइन जमा करना है। ऑनलाइन किसी भी प्रकार की अभी वर्तमान में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप ऑनलाइन जाकर इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके पीपीएफ पर लोन ले लें। आपको ये फॉर्म नंबर सी भरना होगा और अपने बैंक को देना होगा, तब फिर वो लोन आपके क्रेडिट कर देंगे अकाउंट में। फिर आगे देखते हैं, व्हेन कैन योर पीपीएफ अकाउंट बिकम इनएक्टिव। अब बात आती है, क्या आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव भी हो सकता है? ठीक है, तो इसको देखते हैं। फेलियर टू डिपॉजिट द मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹500 पर फाइनेंशियल ईयर लीड्स टू द पीपीएफ अकाउंट बीइंग डेजिग्नेटेड इनएक्टिव। यदि आपने मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है, एक साल में 500 रुपए करना पड़ता है, अगर किसी वर्ष वो 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो आपका पीपीएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, और ऐसा इसे रीएक्टिवेट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? वन कैन रीएक्टिवेट द अकाउंट बाय फॉलोइंग स्टेप्स मेंशन्ड बिलो। और आपको अगर रीएक्टिवेट करवाना है अपने अकाउंट को तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी होगी। पहली स्टेप क्या है? सबमिट ए रिटर्न लेटर टू द बैंक और पीओ ब्रांच रिक्वेस्टिंग टू रीएक्टिवेट। आपको सबसे पहले एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जहां पर भी आपका पीपीएफ अकाउंट है उसको। दूसरा क्या करना पड़ेगा? पे ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹500 फॉर ईच ईयर यू हैव नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन अलोंग विद द पेनल्टी ऑफ ₹50 पर इनएक्टिव ईयर। और जितने साल तक आपने, जितने फाइनेंशियल ईयर में आपने ये 500 रुपए नहीं जमा कराए थे कम से कम वाले, वो 500 प्रत्येक वर्ष के जोड़े जाएंगे प्लस 50 रुपए की पेनल्टी, यानी कि प्रत्येक वर्ष के लिए 550 रुपए के हिसाब से आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। मान लो आपने
2 साल तक पैसा जमा नहीं कराया था, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जमा कराया 2 साल तक पीपीएफ अकाउंट में, तो कितना पैसा आपको चुकाना पड़ेगा एक साथ 2 साल का? 550 प्लस 550, तो ये हो गए 1100 रुपए आपको एक बार में जमा कराने होंगे, तब जाके आपका एक्टिवेट होगा पीपीएफ अकाउंट वापस से। फिर है प्री मेच्योर क्लोजिंग ऑफ पीपीएफ अकाउंट। क्या पीपीएफ अकाउंट को 15 साल से पहले बंद भी कर सकते हैं? सर आपने तो कहा था मेच्योरिटी पीरियड 15 साल है, उससे पहले कैसे बंद कर देंगे? कर सकते हैं, ये भी केस है। जाहिर बात है हर स्कीम में कुछ ना कुछ ऐसा रखा जाता है ताकि किसी को इमरजेंसी में ये काम आ सके। तो देखो, ओनली आफ्टर 5 फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम द अकाउंट वाज ओपन वन कैन क्लोज हिज हर अकाउंट प्री मेच्योरली। यदि आपके 5 साल 5 फाइनेंशियल ईयर, ध्यान रखना 5 साल नहीं 5 फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च वाले अगर पूरे हो गए हैं पीपीएफ अकाउंट को, तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। कब? जब आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तब आप चाहें तो अपना पीपीएफ अकाउंट हमेशा के लिए बंद भी कर सकते हैं। इट इज ओनली परमिटेड फॉर कंडीशंस विच आर फॉलोज। और अगर आपको ये बंद करना है तो ये कंडीशन है जिसके आधार पर आप पीपीएफ अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है? द पीपीएफ अकाउंट कैन बी क्लोज्ड इफ द अकाउंट होल्डर हिज और हर स्पाउस, पेरेंट्स और माइनर चिल्ड्रन आर हॉस्पिटलाइज्ड विद ए क्रिटिकल इलनेस। यदि आप और आपके परिवार में से कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है, उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और पीपीएफ अकाउंट आपका हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। दूसरा, फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन वन कैन आल्सो अप्लाई फॉर प्री मेच्योर क्लोज ऑफ द पीपीएफ अकाउंट। और आप अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आपके बच्चे जाना चाहते हैं, तो भी आप प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट को। तीसरा, यू कैन क्लोज योर पीपीएफ अकाउंट प्रीमेच्योरली इफ योर रेसिडेंट प्रोफाइल हैज चेंज्ड। तीसरा केस कब है कि पीपीएफ अकाउंट बंद कर दें? आप पहले रेसिडेंट इंडियन थे, अब आप एनआरआई बनने जा रहे हैं, तो आप बंद करना चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट, तो भी आप कर सकते हैं। नंबर 4, इन द इवेंट दैट ए पीपीएफ अकाउंट इज प्रीमेच्योरली क्लोज्ड, द अकाउंट होल्डर रिसीव्स 1% लेस इंटरेस्ट देन द करंट रेट। और यदि आपने पीपीएफ को प्रीमेच्योरली बंद किया, तो जितनी भी करंट में इंटरेस्ट रेट चल रही है उससे 1% कम पर आपको आपका पैसा दिया जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपने प्रीमेच्योरली बंद किया आपके पीपीएफ अकाउंट को, तो जितनी भी करंट रेट चल रही है इंटरेस्ट की पीपीएफ अकाउंट के लिए, उससे 1% इंटरेस्ट रेट कम करके आपको आपका सारा पैसा दिया जाएगा। अब देखते हैं ट्रांसफर ऑफ पीपीएफ अकाउंट। क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, ये भी पॉसिबल है। यू कैन ट्रांसफर योर पीपीएफ अकाउंट टू अनदर ब्रांच ऑफ द बैंक पोस्ट ऑफिस, स्विच फ्रॉम बैंक टू पोस्ट ऑफिस और स्विच फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू बैंक। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी ट्रांसफर करा सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट को, और चाहें तो बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर करा सकते हैं, या एक बैंक से दूसरे बैंक में भी करा सकते हैं। क्या करना होगा? आपको उस ब्रांच पर जाना होगा और एप्लीकेशन देनी होगी। दूसरा, रिक्वेस्ट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म टू ट्रांसफर द पीपीएफ अकाउंट एंड फिल इट अप विद द रिलेवेंट डिटेल्स। जो भी रिलेवेंट डिटेल्स है वो भरें और वहां एप्लीकेशन दे दें। जिस बैंक में आपका खाता है पीपीएफ का या पोस्ट ऑफिस में जहां है, वहां जाकर देनी है एप्लीकेशन कि ये मेरी डिटेल्स है और मैं चाहता हूं कि मेरा अकाउंट उस जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था सारा का सारा खेल पीपीएफ का। मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, आप जानते हैं मेरे चैनल पर वीडियो काफी बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि मैं 100% सही और संपूर्ण जानकारी लाने का पूरा प्रयास करता हूं। उस कारण से मेरे डिटेल्स बड़ी हो जाती हैं और एनालिसिस भी बड़ा हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरे बड़े वीडियो बोरिंग नहीं लगते होंगे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आते होंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और
बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।